आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में आईकेएस के नाम से जानते हैं, इस पेपर से देखिए आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए हमने एक वीडियो डाला है जिसपे 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में आप सभी बच्चों के पेपर में जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ से कवर होंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये सवाल आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है, इसकी बहुस्तरीय जो अभिव्यक्तियां हैं जिनमें नगरीय, ग्रामीण और जो आरण्यक जीवन है, इन सभी चीज़ों में कैसे देखने को मिलती है ये बताना है। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का हमारे पास है जो अलग अलग अभिव्यक्ति है जिनमें बोला नगर, ग्रामीण और आरण्यक जो जीवन है उसमें किस प्रकार देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, ये बताने बोला गया है। तो आइए चलिए एक एक करके ये तीनों केस को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है ये बहुस्तरीय अभिव्यक्ति है। बहुस्तरीय मतलब ये मल्टी लेवल्स पे काम करती है हमारे पास, अर्थात ये केवल सिर्फ ग्रंथ या फिर हमारे दार्शनिक जो चिंतन है उस पर ही सीमित नहीं है, मतलब इसी चीज़ तक लिमिटेशन नहीं रहता, बल्कि देखिए अलग अलग लेवल पे, क्योंकि हर व्यक्ति के देखिए जीवन की परिस्थिति जो है वो अलग रूप में प्रकट होती है, इसलिए बताया हुआ है कि बल्कि अलग अलग जीवन परिस्थितियों में क्या विविध रूप में ये लोगों के सामने प्रकट होती है। अगर कहा जाए विशेष रूप से तो हमें इसमें जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है नगर, ग्रामीण और जो आरण्यक यानी वन आधारित जो हमारे पास जीवन है, इसकी अलग अलग लेकिन कह सकते हैं सब एक दूसरे से परस्पर क्या रहता है, जुड़ा हुआ अभिव्यक्ति है। उसी चीज को यहाँ पर हम लोग समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहला बात करते हैं नगरीय जीवन में, ठीक है। देखिए नगरीय जीवन में जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है वो अत्यधिक या कह सकते हैं अधिक हमें संगठित देखने को मिलता है, साथ ही साथ संस्थागत एक इंस्टीट्यूशनल रूप में दिखता है और विकसित रूप में हमारे सामने ये जो समाज है वो देखने को आता है, ठीक है। प्राचीन काल के अगर नगरों की बात करें जिनमें पाटलिपुत्र स्पेशली या वाराणसी हो गया, ये सभी के सभी जो हमारे पर नगर है ये ज्ञान, शिक्षा और हमारी संस्कृति के प्रमुख केंद्र हमेशा से रहे। यहाँ शास्त्रों का अध्ययन हो, चाहे दर्शन हो, साहित्य हो, कला हो, संगीत हो या विज्ञान हो, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विकास हुआ है। इन नगरों में अगर बात की जाए शिक्षा में गुरुकुल, विश्वविद्यालय, जैसे अभी इतिहास की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विद्वानों के माध्यम से ये सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप से ये हमेशा आगे बढ़ा है। आज भी अगर हम आधुनिक शहरों में विद्यालय या विश्वविद्यालय या कोई भी मान लीजिए शोध संस्थान के बारे में बात करते हैं और सांस्कृतिक केंद्र इसी परंपरा को हमारे क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। नगरीय जीवन में अगर बात करें तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो अत्यधिक जो है लिखित रूप से है, तर्क संगत है और औपचारिक होता है, फॉर्मल रूप से होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ शोध की व्याख्या की जाती है, शोध होते हैं मतलब बेसिकली जो रिसर्च होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर नवाचार को महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ के जो बेसिकली बात किया जाए हमारे पास है जो रूपरेखा है वो अधिक ज़्यादा लिखित होता है, तर्कसंगत लॉजिकल होता है और औपचारिक होता है साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर शोध होता है मतलब बेसिकली यहाँ रिसर्च होगा तो नए नए विचार आएंगे, उन सभी चीज़ों में डील करना पड़ेगा। इस प्रकार का यहाँ माहौल हमारे पास आता है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अपने ग्रामीण जीवन में, तो ग्रामीण जीवन में हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसका जो स्वरूप है अत्यधिक व्यवहारिक देखने को मिलता है। मतलब जैसे वहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ जो बेसिकली जो ज्ञान परंपरा है ग्रामीण क्षेत्र बताया गया ये व्यवहारिक होता है, अनुभवजन्य होता है, मतलब अनुभव से बेसिकली लोग अपने बताते हैं और लोक आधारित यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गांव में जो ज्ञान का संचार है वो मुख्यतः क्या होता है हमारे पास है मौखिक परंपरा के माध्यम से होता है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ जैसे ज्ञान का प्रसार हो रहा है तो वो मौखिक रूप से होगा, मतलब बोलचाल की भाषा में शामिल होता है। जैसे कोई लोकगीत है, कहीं की लोक कथाएं, कहावतें हैं, त्यौहार हैं, कोई रीति रिवाज है। यहाँ के लोग बेसिकली कृषि पालन, पशुपालन, जल प्रबंधन, औषधि पौधों का उपयोग आदि के जो क्षेत्र है जो ज्ञान विकसित हुआ, ये बेसिकली हमारे पास जो कृषि का हो गया, पशुपालन हो गया या कोई मान लिया औषधि, ये सभी का जो बेसिकली ज्ञान है हमारे पास विकसित हुआ, वही पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन क्या हो गया हमारे पास, स्थानांतरित हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। यहाँ ज्ञान जो है प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित होता है। देखिए आप सिंपल सा बात है, गांव में आप भी रहे होंगे तो आपको मालूम है यहाँ जो ज्ञान मिलता है वो अनुभव के साथ से मिलता है, साथ ही साथ डीप नॉलेज, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मालूम है वो हमारे कह सकते हैं जो पेरेंट्स है या हमारे दादाजी है उनको मालूम होता है, और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहता है। मतलब जैसा ही परिस्थिति उस हिसाब से मॉडिफिकेशन चलते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, पहले हम लोग जो खेती के पहले पारंपरिक तरीके थे, हमें मौसम की पहचान सिखाई गई, प्राकृतिक संतुलन संसाधन का उनका संतुलित उपयोग, ये सब के सब क्या है हमारी ग्रामीण जो परंपरा है उसका हमेशा से एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति रहा है, ठीक है। तो ये ग्रामीण के बारे में बताया हुआ रहा। अब हम लोग आते हैं जो आरण्यक जीवन यानी वन आधारित जो हमारे पास जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी वन और आश्रम से जुड़ा हुआ जो जीवन है भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे गहन और कहा जाए आध्यात्मिक जो आयाम है वो ये प्रस्तुत करता है आरण्यक जीवन। हमारे पास हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि जी है वो वन में रहकर तप करते थे, साधना करते थे, साथ ही साथ बताया हुआ है और चिंतन करते थे। आरण्यक यानी जो वन है वो वन ग्रंथ है बेसिकली,
इसी जीवन शैली से क्या हमारे पास जुड़ा हुआ है, जिनमें अब बाहरी हमारे पास कर्म कांड है से लेकर आगे बढ़कर वो आंतरिक साधना है और साथ ही साथ जो ब्रह्म ज्ञान है इसकी खोज पर यहाँ पर बल दिया जाता है। आरण्यक जीवन में प्रकृति के साथ सीधा और गहरा संबंध होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है कि यहाँ प्रकृति के साथ हम सीधे बिजी जुड़े हुए रहते हैं और गहरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो व्यक्ति को आत्मचिंतन, ध्यान और जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है इन सभी चीज़ों की ओर लेके जाने का काम करता है। यहाँ पर ज्ञान का उद्देश्य बेसिकली कहा जाए तो हमारे जो भौतिक प्रगति नहीं होता है, बल्कि हमारे आत्म के प्रति यानी आत्मा के प्रति साक्षात्कार होता है। हमारे जीवन का जो परम सत्य है उनसे हमारा मिलने का अनुभूति प्राप्त करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीसरा हमारे पास जो था आरण्यक जीवन के बारे में वो बताया हुआ है। इन तीनों ही स्तरों में अगर बात करें हम तो नगरीय, ग्रामीण और अन्य सभी के बीच एक सतत संवाद होता है और साथ ही साथ समन्वय, मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर रहते हैं। नगरीय जीवन जहाँ पर बेसिक शास्त्रों को क्या किया, विकसित किया गया और संरचित किया गया। वहीं पर ग्रामीण जीवन क्या है, उन्हें अपने जो व्यवहार है उनमें जीवित रखता है। और आरण्यक जीवन क्या करता है, उन्हें आध्यात्मिक गहराई प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह जो त्रिस्तरीय संरचना बेसिकली हमारे पास है, यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को और भी ज़्यादा व्यापक बनाता है, लचीला बनाता है और जीवंत बनाने का कार्य करता है। अंततः हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है किसी एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के देखिए अलग अलग जो आयाम है हमारे पास है उन सभी चीज़ों में ये अभिव्यक्त होने, चाहे वो नगरीय हो, ग्रामीण हो, आरण्यक जीवन हो, इन सभी के माध्यम से यह परंपरा जो है ज्ञान, अनुभव, आध्यात्मिकता का संतुलन क्या करती है, समन्वय प्रस्तुत करती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन के उभरती है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, जो अगर आपसे बच्चों से पूछा जाएगा तो आप लोग इस प्रकार से अपने शब्दों में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस करके लिख दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल तत्व हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है तथा साथ ही साथ भारत भाव का जो अर्थ है वो भी स्पष्ट करने बोला गया है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, विश्व की सबसे प्राचीन और जो समृद्ध परंपरा उनमें से एक है। इसका विकास जो है वो हजारों वर्ष पहले हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमारे वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, दर्शन आते हैं, आयुर्वेद है, योग है, साहित्य है, कला और विज्ञान, इन सभी चीज़ों का देखिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह परंपरा का कहा जाए सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं है, बल्कि ये जीवन के हमारा हर क्षेत्र, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो नैतिक हो, सामाजिक हो और साथ ही साथ हमारा जो व्यवहारिक हो, इन सभी चीज़ों को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। यानी ये कहा जाए सिर्फ आप लोग इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं समझते, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है और ये हमें दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके जो मूल तत्व है उनमें सबसे पहला हमारे पास है समग्र दृष्टिकोण, हॉलिस्टिक अप्रोच जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे जीवन को एक समग्र इकाई के रूप में देखती है, एक कह सकते हैं हॉलिस्टिक बेसिकली हमारे पास यूनिट के रूप में देखती है, जिसमें शरीर हो, मन हो और आत्मा, इन सब के संतुलन पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। योग और आयुर्वेद जो है इसके प्रमुख उदाहरण रहे, यानी योग और आयुर्वेद इसके मेन ऑप्शन कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स रहेंगे हमारे पास, जो शरीर के, जो व्यक्ति के शारीरिक और साथ ही साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको एक साथ क्या करते हैं, विकसित करते हैं। यानी आपके शारीरिक और चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इन सबको मिलकर ही क्या करते हैं, वो विकसित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। इसके बारे में बताया हुआ है, इस परंपरा का जो केंद्र है बेसिकली वो आध्यात्मिक उन्नति ही है हमारे पास है। यानी आत्म, यानी जैसे आत्मन हो गया, परमात्मा यानी ब्रह्म, इनके संबंध को समझना ही क्या है बेसिकली इसका उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य रहा है। अहम ब्रह्मस्मि या तत्वस्मि जैसे महावाक्य जो है इसी विचार को हमारा क्या दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सत्य और जो हमारा धर्म है इसकी प्रधानता। सत्य यानी जैसे ट्रुथ और धर्म हमारे पास, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक मूल आधार रहा है। ठीक है, जीवन में आपको मालूम है कि हमारे जो नैतिक मूल्य उनका पालन तो हमें करना ही है और कर्तव्य निभाना जो है ये अत्यंत ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, ज्ञान के प्रसार में गुरुओं का हमेशा क्या रहा, विशेष स्थान रहा है। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि आपको मालूम है जीवन में आपका जो जीवन का जीने का जो कला है वो भी गुरु ही सिखाते हैं। यह परंपरा आज भी हमारे भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसमें देखी गई है, क्योंकि हर कोई जीवन में किसी न किसी को अपना कैसे मोटिवेटर मानता है या आइडल मानता है, उसी के हिसाब से क्या करता है, कार्य करता है। फिर अगला हमारे पास है प्रकृति के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो प्रकृति को पूजनीय मानती है, जहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे, चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो आदि को हम लोग क्या मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं, देवता के तुल्य माना जाता है।
जिसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो पर्यावरण संरक्षण संरक्षण की जो भावना है उसको हम लोग अपने अंदर क्या करते हैं, विकसित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारे पास है सहिष्णुता और विविधता। ठीक है, भारत में कई धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं और बहुत सारी संस्कृति होने के बावजूद हम सभी में एकता सदैव बनी रहती है। जैसे हमारा जो फेमस सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम, इसका यही अर्थ है कि पूरे जो विश्व हमारे पास है उसको एक परिवार मान के हमें क्या करना है, सबको आगे बढ़ाना। ठीक है, यही हमारा कह सकते हैं यहाँ पर। फिर अगला है, ये जो हमने पढ़ा पहले तो पढ़ लिए क्वेश्चन। अगला हमारे पास है भारत भाव का क्या अर्थ है ये बताना। देखिए, भारत भाव से आशय जो हमारे पास है वो हमारे भारत की उस आंतरिक भावना, चेतना और पहचान से जो देश को क्या करता है, सभी लोगों को एक सूत्र में, एक धागे में क्या करता है, बांधता है। यह केवल भौगोलिक सीमा तो मतलब ज्योग्राफिकल जो बॉर्डर्स है उससे तक लिमिट नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ नैतिक जो मूल्य है उनका एक समुच्चय होता है। ठीक है, भारत भाव में देशभक्ति है, संस्कृति के प्रति हमारा सम्मान है, विविधता में एकता है और साथ ही साथ जो मानवता की भावना है, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। यह हमें अपने देश के जो परंपरा है, इतिहास है और मूल्यों पर गर्व करना सिखाती है। साथ ही साथ यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए क्या करती है, प्रेरित करने का कार्य करती है। भारत भाव जो है हमारे पास है, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, यह संकीर्ण संहिता मतलब छोटे लेवल से उठकर एक समस्त मानव जाति की कल्याण की हमारे पास बात करता है। जैसे सर्व भवंतु सुखिना, इस आदर्श वाक्य का इसी भावना को क्या करता है, दर्शाने का कार्य होता है। अगर हम कंक्लूजन या निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अंततः हम कह सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा केवल सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण क्या है हमारे पास, या पूर्ण पद्धति है। इसके मूल तत्व हमें नैतिकता, आध्यात्मिकता और जो सामाजिक रूप से जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं। वहीं भारत भाव हमें अपनी पहचान और एकता का क्या करता है, बोध कराता है, जो राष्ट्र के विकास हो और उसकी समृद्धि के लिए क्या अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछ दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपसे बच्चों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके भी जितने दोस्त हैं सभी का पेपर में जो भी सवाल आएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम से वो सब के सब बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बीच में अंतर स्पष्ट करें, एक सवाल हो सकता है और दूसरा सवाल हो सकता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता दोनों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर चर्चा करें। इस तरीके से पेपर में कई सवालों को आपको दूसरे क्रम से पूछा जाए, लेकिन सबका मतलब क्या रहता है, एक ही रहने वाला। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे पास, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें अपनी संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों चीज हमारे पास क्या निकटवर्ती है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग यानी भिन्न भिन्न अवधारणाएं हमारे पास है, यानी दोनों के कंसेप्शन है या जो एंसर है वो अलग अलग है। दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, हमारे समाज की जो समग्र पहचान बनाते हैं। मतलब दोनों ही चीज़ मिलकर, चाहे हमारी संस्कृति हो चाहे सभ्यता, ये मिलकर पहचान बनाते हैं। इसके लिए हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे और साथ ही साथ इनका जो पारस्परिक संबंध है उनको भी देखना आवश्यक होगा। सबसे पहले बात करें जैसे हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति यानी कल्चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इससे आशय उन आंतरिक मूल्यों यानी उन सभी चीज़ों का मूल्यों, मान्यताएं हमारी जो है, हमारे जो विचार है, हमारे जो आचार व्यवहार है, साथ ही साथ कला का, साहित्य का, हमारे जीवन में देखिए जो धर्म है और जीवन दृष्टि से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, ये सभी के सभी चीज़ें किसी न हमारे समाज की आत्मा का निर्माण करते हैं। मतलब ये सभी चीज़ मिलकर क्या करें, हमारे समाज का जो सोसाइटी का आत्मा है उसको निर्माण करता है। यह हमारी जो संस्कृति है बेसिकली, यह व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और उसके आचरण करने के तरीके को, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी संस्कृति के थ्रू आपकी सोच, समझ, महसूस करना, आचरण, ये सभी चीज़ प्रभावित करने का काम करता है। भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, साथ ही साथ वसुदेव कुटुंबकम जैसे कई हमारे आदर्श जो प्रमुख वाक्य है ये बताया जाता है। संस्कृति का जो स्वरूप है वह अधिक हमारे पास के आध्यात्मिक है, नैतिक है और साथ ही साथ स्थायी होता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, बेसिकली स्थानांतरित, मतलब इसका भी ट्रांसफर होते रहता है। जो हम अपनी पीढ़ी सीखते हैं वो अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। दूसरी अगर हम अपनी सभ्यता यानी जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसका जो संबंध है बेसिकली हमारे पास है जीवन के बाहरी और भौतिक पक्ष से होता है। मतलब जैसे हमारे पास हमारा जो संस्कृति है वो हमारा आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये बाहरी और साथ ही साथ भौतिक पक्ष से जुड़ा होता है। इसमें तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी प्रगति है, वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ रहन सहन हो गया, भवन निर्माण हो गया, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, संचार है और सामाजिक संगठन है, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। सभ्यता यह बताती है कि मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधाजनक और संगठित बनाने क्या क्या किया। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ के लोग कैसे रहते थे,
किस प्रकार उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया था, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सभ्यता है। लेकिन अगर हम अपने कालखंड में जाते हैं, पुराने कालखंड में, हमें अपने कैसे पूर्वज क्या सीखा है, वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए हम बताया हुआ है कि संस्कृति ये बताती है कि मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधाजनक और संगठित बनाने के लिए क्या क्या साधन विकसित किए। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन नगर की जो योजना होती थी, सड़कें होती थी, साथ ही साथ जो जल प्रबंधन प्रणाली है और जो आधुनिक तकनीक हम लोग देखते हैं संस्कृति, ये सभी उसके अंग होते हैं। इसका जो स्वरूप है वो अधिक क्या होता है, भौतिक होता है, परिवर्तनशील होता है और साथ ही साथ प्रगतिशील इसका स्वरूप देखने को मिलता है। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है वो तो जान लिया, अब दोनों के बीच में अंतर को पहले स्वरूप समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि संस्कृति से हमें पता चलता है हम क्या है और क्या दर्शाती है, जबकि सभ्यता जो हमारे पास है, हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है ये बताती है। संस्कृति जो हमारी आंतरिक चेतना होती है, वहीं पर सभ्यता जो है हमारे पास, ये हमारी बाहरी व्यवस्था और साधन का बताने कार्य करती है। संस्कृति जो है वो मनुष्य के चरित्र और मूल्यों को बनाती है, यानी संस्कृति के थ्रू हमारे जो कैरेक्टर है और साथ ही साथ हमारे वैल्यूज उनको बनाती है। लेकिन सभ्यता जो है वो हमारे जीवन को क्या करती है, सुविधाजनक बनाती है और साथ ही साथ उसे व्यवस्थित बनाने का कार्य करती है। तो ये दोनों के बीच में कुछ अंतर हो गया। हालांकि अगर कहा जाए इन दोनों के बीच में केवल अंतर ही नहीं बल्कि एक गहरा देखिए पारस्परिक संबंध भी है। जैसे वास्तव में संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति सभ्यता को क्या करती है, बेसिकली दिशा प्रदान करती है और उसका जो उद्देश्य बताने कार्य करती है। वहीं पे अगर बात की जाए सभ्यता जो है वो संस्कृति के विकास और प्रसार के लिए क्या होता है, एक साधन के रूप में उपलब्ध होता है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं दोनों दूसरे से क्या जुड़े हुए भी है। अगर बात करें भारतीय हमारे संदर्भ में तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, ये सभ्यता के विकास को और भी ज़्यादा मानवीय और नैतिक दिशा देने का करती है। यदि सभ्यता केवल अगर कह सकते हैं भौतिक प्रगति पर आधारित हो तो इसमें सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव होगा और ये क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए संस्कृति जो है वो सभ्यता को नियंत्रित करती है और साथ ही साथ संतुलित करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर दूसरी ओर बात की जाए, सभ्यता भी हमारी संस्कृति को क्या करती है, अभिव्यक्त करने का क्या होता है, एक माध्यम बन के आती है। जैसे कला है, वास्तुकला है, साहित्य है, संगीत है, तकनीकी, ये सभी के सभी साधन मिलके क्या करते हैं, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे मंदिर के लिए आप देख सकते हैं, मंदिर है, स्तूप है, शिलालेख है और साथ ही साथ जो आधुनिक संचार माध्यम है, ये सभी हमारे क्या है, भारतीय जो हमारी संस्कृति है इसके वाहक बने हुए हैं। इस प्रकार संस्कृति जो है या सभ्यता जो है वो संस्कृति को क्या करती है, एक दृश्य रूप से और व्यवहारिक रूप देने का कार्य करती है। इसके तक बात की जाए, दोनों के बीच में एक गतिशील संबंध भी होता है। जैसे समय के साथ सभ्यता में क्या होता है, होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ये सभी चीज क्या करते हैं, संस्कृति प्रभावित करते हैं। बोले हाँ एकदम, क्यों, क्योंकि क्या पता है सभ्यता में परिवर्तन होता है तो हमारी संस्कृति में प्रभाव इफेक्ट डालता है। और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार कहा जाए तो सभ्यता का स्वरूप भी क्या होता है, बदलता रहता है। ये एक बेसिक निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को जीवंत रखती है और साथ ही साथ प्रगतिशील बना रखने कार्य करती है। निष्कर्ष एंड कंक्लूजन पर अगर हम लोग आते हैं तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे से क्या है, गहराई से जुड़े हुए हैं। संस्कृति जो है हमारी समाज की आत्मा और जबकि सभ्यता जो है उसका एक शरीर है। दोनों के बीच में क्या है, विकास से ही एक समृद्ध, नैतिक और एक प्रगतिशील समाज का क्या होता है, निर्माण संभव हो पाता है हमारे पास।